नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से एससीओ के समिट के अंदर जब राजनाथ सिंह जी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने जो डिक्लेरेशन साइन करने के लिए मना कर दिया गया था जिसके अंदर पहलगाम का मेंशन नहीं था, उसी पहलगाम टेररिस्ट अटैक को जो पाकिस्तान ने किया था उसको क्वाड समिट कंडेम करता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड का समिट कब हो गया विनम्र जी। असल में वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है फॉरेन मिनिस्टर्स, क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, वहाँ पर जाकर ये सारी एक मीटिंग करते हैं और अपनी प्रेस रिलीज के अंदर ये जारी करते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम के अंदर हुआ है, पाकिस्तान द्वारा किया गया है, उसको हाईली कंडेम करते हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी बोलते हैं कि परपेट्रेटर्स ब्रॉट टू जस्टिस, मतलब इस चीज़ को जस्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली जस्टिस होना चाहिए और जो पाकिस्तान ने किया है उसको प्रॉपरली कंडेम किया जाता है। अब सेम चीज़ जब एससीओ के अंदर राजनाथ सिंह जी ने बोला कि इसके अंदर पहलगाम का मेंशन होना चाहिए इस रिलीज के अंदर, प्रेस रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर, वहां पर मना कर दिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को अपना एक जॉइंट प्रोपेगेंडा चलाना था। लेकिन अभी क्वाड ने इस चीज़ को अग्री करते हुए पहलगाम को प्रॉपर्ली कंडेम किया है। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि इंडिया एक बैलेंस आउट नेशन की तरह एक्ट करता है। हम किसी भी ग्रुपिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। हम जहाँ भी जिस भी ग्रुपिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी रहती है, हम एक बैलेंस आउट तरीके से एक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ईरान इसराइल के बीच में चल रही वॉर हो तो इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान के साथ भी हमारे जो है इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम वॉर को बंद करना चाहते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान वाली हो तो वहां पर भी हमने सेम चीज करने की कोशिश करी, भले हमने आर्मेनिया को वेपन्स दिए लेकिन हमें अजरबैजान के साथ भी ट्रेड करना है। सारी चीजों को हम बैलेंस आउट तरीके से ही नापने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं जो क्वाड का समिट हुआ है, उसके अंदर जयशंकर साहब ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिकली पहलगाम टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया गया और इसके इकोनॉमिकली कितने ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को फेस करने पड़े। आप ये वीडियो देखिए। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today and I look forward to our discussions. Thank you. तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया कि किस तरीके से जयशंकर साहब की क्या टोन थी, किस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को प्रेजेंट आउट करा, किस तरीके से सारी चीज़ें बोली गई। इसके साथ साथ ही अगर मैं आपको बता दूं तो जो ट्रंप एक चीज़ कहते रहते हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, उस चीज़ का भी मिथ बस्ट करते हुए जयशंकर साहब बहुत बार बोल चुके हैं और उन्होंने वापस से ये चीज़ कह दी कि वो उस दौरान कमरे के अंदर मौजूद थे जब डोनाल्ड ट्रंप का तो फ़ोन आया ही नहीं, फ़ोन तो जेडी वांस का आया था और कोई भी बात सीज फायर की नहीं करी गई। बस बोला गया था कि अटैक हो रहा है, आप इसको थोड़ा कम कर लीजिए। सीज फायर हमने पाकिस्तान का फोन आने के बाद ही करा है और ये जो नॉर्मल सीज फायर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर रुका है, इसका 2.0 वर्जन अब हमें चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, हमने भी वो काबिलियत इंडियन आर्मी हमें वापस से देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि जो चीज़ हम बार बार देखने बैठते थे कि 5 बजे वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरा देश इंतजार कर रहा होगा कि आपने इस तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाई, इस तरीके से टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करी, इस तरीके से टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किए गए, वो विजुअल्स, वो फोटोज़, वो आर्मी चीफ जो आके बैठ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आके बैठ रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें वो हमें वापस से महसूस करनी है। तो क्यों ना ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 करा जाए, क्यों ना उसका सेकंड वर्जन वापस से लॉन्च कर दिया चला जाए। और ये जो क्वाड का समिट है, ये क्वाड ग्रुपिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है अनटिल एंड अनलेस यूएसए अपने रिलेशंस इंडिया से नहीं जापान से खराब ना कर ले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्वाड का एक बहुत ही नॉर्मल एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि क्वाड मिलिटरीली एक्टिव नहीं है। उस चीज़ को भी ओवरकम करते हुए अब क्वाड नेशंस ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 नेशंस है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन चारों नेशंस ने ये तय किया है कि वो जो है ओशंस के अंदर अब गार्ड करेंगे। जी हाँ, इसके अंदर जो चारों देशों की नेवी, कोस्ट गार्ड शिप्स, कोस्ट गार्ड जो ग्रुप्स हैं, ये मौजूद रहेंगे और वो ओशन को गार्ड करेंगे, जिसका उन्होंने नाम रखा है सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये उन्होंने नाम रखा है बाय क्वाड नेशंस।
इस तरीके से वो ओशंस को गार्ड करेंगे। और इसी के साथ साथ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यूएसए के रिलेशंस जापान से अगर खराब हो जाते हैं तो ये ग्रुपिंग और कमज़ोर हो जाएगी। वो इस प्रकार है कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वापस से ये चीज़ कह रहे हैं कि वो जापान के ऊपर 35% टैरिफ्स लगाएंगे। इसके साथ साथ ही वो जापान को कह रहे हैं कि जो मिलिट्री एक्सपेंस जो यूएसए आपको मिलिट्री दे रहा है, यूएसए की आर्मी वहाँ पर मौजूद है, उसका पैसा आप हमें दीजिए। मतलब यूएसए मिलिट्री इज फॉर सेल। कल को हमारा मन करेगा आपके घर में अगर शादी है तो आप यूएसए के मिलिट्री वालों को वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट ही ऐसे दे रहे हैं। जिस तरीके से उल जलूल बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके रिलेशंस जापान, इंडिया और शायद ऑस्ट्रेलिया, इनसे खराब ना हो जाए। जापान के प्रति रिलेशंस आ रहे हैं। इंडिया के लिए जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो यही आता है कि सीज फायर क्यों चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। मोदी जी के लिए कभी भी कोई गलत स्टेटमेंट निकलता नहीं है। नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, इंडियंस आर ग्रेट, यही स्टेटमेंट उनके बार बार निकलते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आज सच कोई अभी तक स्टेटमेंट्स आए नहीं है। तो ये जो क्वाड समिट है, क्वाड ग्रुपिंग है, भले ही 4 नेशंस का हो, लेकिन ये चारों नेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडियन ओशन के अंदर प्रॉपर अपना दबदबा दिखाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉपर चीज़ें चलती चली जा रही हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें सारी चीज़ देखनी है। आपको एक और बात बता दूं कि इस साल क्वाड का समिट इंडिया होस्ट कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे और यहाँ पर वो क्वाड का समिट अटेंड करेंगे, अनटिल अनलेस वो कोई और अपने बहाने देना शुरू ना कर दे कि उनको कहीं और जाना है और भी बहुत जरूरी काम है, कहीं उनको वापस वो यहाँ से चले जाओ, फिर उनको लंच पे कहीं जाना हो, जिस तरीके से वो कनाडा के अंदर जो G7 समिट चल रहा था उसको छोड़ के चले गए थे। लेकिन कहने और समझने वाली बात यही है कि जो एससीओ के अंदर इंडिया को नहीं मिला वो क्वाड से मिल रहा है। अब देख रहे हैं ये कि इंडिया अपना टाइम कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी ये कह रहे थे कि एससीओ बहुत बड़ा समिट है, एससीओ के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, देखिए वो पहलगाम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल तो नहीं हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एससीओ के अंदर मेनली जितने भी ग्रुप्स हैं, रशिया, चाइना और इंडिया को हटा दें तो बाकी जितने भी नेशंस हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा इंपैक्ट आउट नहीं करती हैं। सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो देश हैं, ईरान है, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा एक्ट आउट नहीं करती है। ये क्या बोलते हैं विश्व पटल पे उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वाड के अंदर जो नेशंस हैं वो क्या बोलते हैं उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। क्वाड के अंदर 2 नेशंस ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, जो 5i कंट्री के पार्ट है। 5i वो ग्रुपिंग है जहाँ पर इंटेलिजेंस शेयर किया जाता है, और जो यूएसए की ग्रुपिंग है जहाँ पर वो 5 नेशंस हैं जो मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जिसके अंदर यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एक और नेशन आ रहा है, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा होगा, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहूँगा मैं। तो वो इसके अंदर आता है। इसी के साथ जापान को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से बढ़िया और कोई नेशन नहीं हो सकता है। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से कारगर साबित हो सकती है। इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपनी स्पेस मिशन को एक्सप्लोर कर सकता है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकता है और बहुत सारे ट्रेड के एस्पेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स खोल सकता है। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये ग्रुपिंग आगे बढ़ती है, किस तरीके से हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, एक हिंदुस्तानी को फ़ायदा पहुंचाता है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रन आउट करती है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।